एपिसोड की शुरुआत में जब नोयू सेंजू को छोड़कर आगे बढ़ जाती है तो वो थोड़ी दूर आगे जाते ही अचानक से बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर तक चल चुकी थी। जिसके बाद सेंजू दौड़ते हुए उसके पास जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं जागती है तो सेंजू उसे गले लगा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में जब नोयू को होश आता है तो सेंजू का मैनेजर उसके सामने खड़ा था और वो उसे बताता है कि सेंजू ही उसे यहाँ पे लेके आया है। लेकिन नोयू हॉस्पिटल में थोड़े समय भी नहीं रुकती है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैनेजर खुद नोयू को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाता है। लेकिन घर पे जाने के बाद नोयू को पता चलता है कि वहाँ पे कुछ लोग आकर उसके घर के सामान को लेके जा रहे थे। दरअसल नोयू के ऊपर बहुत ज्यादा ही कर्जा था। अब यहाँ पे नोयू ने रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन पैसे नहीं होने के कारण वे लोग नोयू के सामने काफी बदतमीजी से बातें करते हैं और उसे कहते हैं कि अगर वो पैसे जल्द से जल्द नहीं लौटाएगी तो वे उसे घर को भी सील कर देंगे। जिसके बाद तो बेचारे नोयू यहाँ पे रोने लगती है, लेकिन यहाँ पर मैनेजर चुपचाप खड़ा होकर यह सब देख रहा था। वहीं पे सेंजू अपने कास्ट मेंबर के एक छोटे से बर्थडे पार्टी में पहुंचा हुआ था, जहां पे सभी लोग उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो बहुत बड़ा के पॉप आइडल था। और यहाँ पे सेंजू खुद उसके लिए एक काफी ब्यूटीफुल सा गाना भी गाता है। लेकिन गाना गाने के दौरान सेंजू को 10 साल पुरानी नोयू की याद चली आती है, जिसके कारण वो पार्टी को बीच में ही छोड़ के जाने लगता है। तब यहाँ पे वो लड़की आगे उसे पूछने की कोशिश भी करती है कि वो पार्टी बीच में क्यों छोड़ रहा है, लेकिन सेंजू उसे सिर्फ सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अब सिंजू जब घर की ओर जा रहा था तभी उसे मैनेजर कॉल करके उसे बता देता है कि नोयू के साथ क्या हुआ है और वो बहुत ज्यादा ही रो रही थी, जिसके बाद वो हान रिवर की तरफ चली गई है। अब सिंजू यह सुनने के बाद तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि नोयू कहीं सुसाइड करने तो नहीं चली गई। जिसके बाद सिंजू अपनी कार को घुमाकर हान रिवर की तरफ जाता है और उसकी नजर वहाँ पे एक लड़की पे पड़ती भी है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो वो नोयू नहीं थी। जिसके बाद सिंजू फिर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहाँ पे नोयू सच में पुल के किनारे ही खड़ी थी, जैसे कि वो शायद सुसाइड करने के लिए ही आई थी। लेकिन तभी जीत है उसे वीडियो कॉल कर देता है और उसे बताता है कि किस प्रकार से उसका भाई जीक उसके साथ है और वे लोग साथ में बैठ के डिनर कर रहे हैं। लेकिन नोयू यहाँ पे कॉल कट कर देती है और वो पुल की तरफ देखने लगती है और तभी पीछे सिंजू उसके कंधे पर हाथ रख देता है। और इसी के साथ हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि 10 साल पहले जब नोयू के कॉल करने पे सिंजू उससे मिलने के लिए गया था तो वहाँ पे वो काफी रूड तरीके से नोयू से बातें करने लगा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों साथ में बैठ के डिनर करने लगते हैं तब नोयू को सिंजू बताता है कि एक लड़की उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई है। अगर नोयू उसके सामने गर्लफ्रेंड बनने की नाटक करती है तो जरूर वह लड़की सिंजू को छोड़ के चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे नोयू इस एक्टिंग के लिए मना कर देती है। जिसके बाद तो सिंजू नोयू को बहुत परेशान करने लगता है और तब तक परेशान करता है जब तक हमारी नोयू उससे परेशान होकर हाँ नहीं कह देती है। अब नेक्स्ट डे जब सिंजू अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके लौट रहा था तब वह देखता है कि मिस्टर चोई किसी पॉलिटिशियन के साथ इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, लेकिन यह देखने के कारण सिंजू जी टाई को साइकिल से टक्कर मार देता है। जिसके बाद तो खुद सिंजू नीचे गिर जाता है। अब यहाँ पे जी टाई उसे खुद मदद करता है और उसे पूछता है कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी है, लेकिन सिंजू उसे सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। अब सिंजू के जाने के बाद यहाँ पर यून नाम की एक लड़की चली आती है। दरअसल यून वही लड़की है जिसने नोयू के डैड को कार से टक्कर मारी थी। लेकिन यून को देखने के बाद जी टाई बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि जब यून के डैड इस केस के सिलसिले में जी टाई के डैड से बात कर रहे थे तब यहाँ पर जी टाई सब कुछ सुन लेता है और उसे खुद बहुत ज्यादा गिल्टी फील होता है कि उसके डैड एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हैं और इसलिए वह नोयू को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। लेकिन वो देखता है कि नोयू जस्टिस के लिए लोगों से मदद मांग रही है, बट वहाँ पे कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं करता है। लेकिन अब सीन कट होती है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे सेंजू अपने उससे पुरानी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा था और वो उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे नोयू चली आती है। जिसके बाद तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कपल बनने का नाटक करते हैं, जैसे कि नोयू को न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई है। लेकिन इनकी एक्टिंग को देखने के बाद तो गाइस हमें बिल्कुल भी ये नहीं लगा कि ये दोनों सच में कोई कपल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये फनी मोमेंट बहुत ज्यादा ही क्विटनेस से भरी हुई थी। लेकिन इन दोनों की इस एक्टिंग के बाद तो वो लड़की सच में सिंजू को छोड़ देती है। अब थोड़ी देर के बाद जब नोयू अकेले बैठी थी तब सिंजू उसे थैंक्स कहने के लिए उसके लिए कुछ जूस लेके आता है और मौका देखते ही अचानक से वह नोयू के गोद में अपना सिर रख के सो जाता है।
अब नोयू उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन सिंजू नहीं हटता है। अब थोड़ी देर के बाद जब सिंजू सो जाता है तो नोयू अपने पर्स में से पेन निकाल कर उसके फेस पर एक काफी अच्छा सा ड्राइंग कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब सिंजू सो के उठता है तो नोयू यहाँ पे उसे देखने के बाद बहुत हंसने लगती है, लेकिन बेचारे सिंजू को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि आखिर नोयू क्यों हंस रही है। लेकिन हमारी नोयू को हंसते हंसते अचानक से उसके डैड की याद चली आती है, जिसके कारण वो तो यहाँ पे रोने लगती है। सेम नाइट जब सिंजू नोयू से बातें खत्म करने के बाद जब अपनी मॉम की दुकान पे पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर चोई की इलेक्शन वाली पार्टी वहीं पे हो रही है। जिसके बाद तो सिंजू को लग जाता है कि कहीं उसकी मॉम को मिस्टर चोई ने देख तो नहीं लिया है, और वो खुद रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तब वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी मॉम वहाँ पे छुपी हुई है ताकि मिस्टर चोई उसे ना देख ले। जिसके बाद तो हमारा सिंजू अपनी मॉम को वहां से बाहर निकालने के लिए कुछ ऐसा करता है। अब यह देखने के बाद तो सभी लोग काफी हैरान थे कि सिंजू अपनी मॉम को काफी अच्छे से केयर करता है, लेकिन मिस्टर चोए सिंजू की मॉम का फेस तक नहीं देख पाते हैं और इस प्रकार से सिंजू अपनी मॉम को बाहर निकाल लाता है। अब सिंजू की मॉम उसे कहती भी है कि वो उसे नीचे उतार दे, लेकिन यहाँ पे सिंजू नहीं रुकता है और जब तक वो घर पे नहीं पहुँचता है वो अपनी मॉम को वहाँ पर नहीं उतारता है। अब थोड़ी देर के बाद सिंजू फिर से नोयू को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे जब नोयू कॉल नहीं उठाती है तो सिंजू उससे मिलने के लिए उसे घर पे चला जाता है। लेकिन इधर घर पे नोयू मिस्टर चोई को कॉल करके उन्हें बताती है कि उसके पास काफी बड़े बड़े सबूत है जिसके कारण मिस्टर चोई जेल में जा सकते हैं और भी इलेक्शन में भी हार जाएंगे, और वो तुरंत जाके इस सभी सबूत को पुलिस स्टेशन में जाके जमा करने वाली है। लेकिन यहाँ पे सिंजू नोयू की इन सभी बातों को सुन लेता है और मिस्टर चोई उसके तो डैड थे और इसलिए सिंजू बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद जब नोयू पुलिस स्टेशन जाने लगती है तो यहाँ पे सिंजू अचानक से बाइक पर सवार होकर उसके हाथ से वो पर्स छीन कर भाग जाता है। जिसके बाद तो हमारी नोयू उसके पीछे जाने की कोशिश करती है और पीछे जाने के चक्कर में यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यह देखने के बाद तो सिंजू बहुत ज्यादा डर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम नोयू को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे उसका भाई जिक बहुत ज्यादा ही रो रहा था, लेकिन यहाँ पे सिंजू इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार खुद को समझ रहा था क्योंकि ना तो वो पर्स लेके भागता और ना ही उसका एक्सीडेंट होता। बट यहाँ पे हम लोग नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जीता खुद पहले से आया हुआ है, लेकिन इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म हो जाती है जहाँ पे सिंजू नोयू को कहता है कि आखिर वो हर बात पे मरने का नाटक क्यों करने लगती है, क्या उसके लिए लाइफ इतना ज्यादा ही कॉमन है, और वो उसे घर पे जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट के बाद सिंजू अपने टीचर को अपना इस्तीफा दे देता है। तब टीचर उसे पूछते हैं कि आखिर वो पढ़ाई के बीच में क्यों रुकना चाहता है। तब यहाँ पे सिंजू अपने बारे में बताता है कि अगर उसके प्रकार का लड़का भविष्य प्रोसिक्यूटर बन जाएगा तो किसी भी आदमी के हाथों में इंसाफ नहीं आएगा। जिसके बाद सिंजू बाहर चला आता है, लेकिन सिंजू इस फैसले से बिल्कुल भी नाखुश नहीं था और वो खुद मुस्कुरा रहा था। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे नोयू काफी सच धज कर सिंजू के घर पे उसका इंटरव्यू लेने के लिए चली आती है। अब उसे देखने के बाद तो सिंजू काफी परेशान होने लगता है कि लास्ट नाइट उसने किस प्रकार से नोयू को इंटरव्यू के लिए कह दिया था और वो काफी पछता रहा था, इसलिए वो फिर से नोयू के पास जाके उसे बताता है कि वो इंटरव्यू नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पे सिंजू आके पूछने लगती है कि उसने तो हाँ कह दिया था लास्ट नाइट को, तो अब क्या हो गया। अब ये लोग इतना बात कर ही रहे थे तभी उधर से सिंजू का डॉग चला आता है और वो नोयू के बाद अटैक कर देता है। अब नेक्स्ट सीन में हम लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसके बाद सिंजू नोयू के जाकर उसे बेड पे लेटा देता है और थोड़ी देर के बाद यहाँ पे डॉक्टर आके उसका इलाज करते हैं। लेकिन वहीं पे जीटाई और जीक एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अब जीटाई जब घर पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी बहन डैड के साथ काफी मस्ती कर रही थी, लेकिन जीटाई जब बाथरूम में जाता है तो वो बहुत ज्यादा उदास था क्योंकि कुछ साल पहले सिर्फ और सिर्फ राजनीति को लेकर मिस्टर चोई ने जीटाई की सगाई यून के साथ करने का फैसला कर दिया था और यहाँ पे हमारा जीटाई अपने डैड को बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करता था और इसलिए वो चुपचाप बलि का बकरा बन जाता है। और इसी बात को लेकर जीटाई यहाँ पे परेशान है क्योंकि वो तो अभी नोयू को पसंद करता है। लेकिन वहीं पे नोयू को अब सिंजू के घर पे रुकने का एक बहाना मिल जाता है और वो उसे किसी प्रकार से इंटरव्यू लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है।
अब थोड़ी देर के बाद नोयू जी टाई को कॉल करके सब कुछ बता देती है, लेकिन यहाँ पे जी टाई बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि वो अपने को अभी भी गिल्टी फील कर रहा था। दरअसल 10 साल पहले जब नोयू के पास मिस्टर चोई के खिलाफ सबूत थे, तब वहाँ पे पहले से ही जी टाई नोयू से मिलने के लिए आया हुआ था और वो वहाँ पर नोयू की बातों को सुन लेता है। शुरुआत में तो वो सोचता है कि वो नोयू का एक्सीडेंट करके उसके हाथ से वो फाइल ले लेगा, लेकिन जब अचानक से नोयू का कोई और एक्सीडेंट कर देता है तो वह बहुत ज्यादा चौंक जाता है और इसी कारण से हम लोग जी टाई को हॉस्पिटल में देखते हैं। इधर नोयू के घर पे चले जाने के बाद जी टाई बाथरूम में जाता है, लेकिन बाथरूम में जाते ही अचानक से उसे ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उसका सिर दर्द करने लगता है, जहाँ पे बेचारे का सिर तो बहुत समय तक दर्द करता है और वो चिल्लाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाहर आदमी थे इस कारण से वो नहीं चिल्लाता और वो पूरी तरह से बर्दाश्त करने की कोशिश करता है। अब सीन कट होती है जहाँ पे हम लोग जी टाई की बहन हारू को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट में अपनी फ्रेंड के साथ पहुंची हुई थी और यहाँ पे वे लोग शिंजो के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जीक भी था जो कि इसी रेस्टोरेंट में काम करता था और वो शिंजो की बात सुनने के बाद हारू को बताता है कि वो शिंजो के बारे में बहुत कुछ जानता है जिससे हारू शिंजो से मिल सकती है। यहाँ पे तो हारू शिंजो की बहुत बड़ी फैन थी और इसलिए वो जीक को अपना नंबर दे के बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहता है। अब उधर नोयू पूरी तैयारी के साथ शिंजो का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंची हुई थी, जहाँ पे वो इंटरव्यू लेने के दौरान सबसे पहला क्वेश्चन शिंजो से पूछती है कि अगर उसके पास लाइफ में सिर्फ 1 साल बचे होंगे तो वो क्या क्या करना चाहेगा। अब इस सवाल पे तो शिंजो हंसने लगता है और वो नोयू के सामने कहता है कि वो 1 साल का नाम क्यों ले रही है, क्योंकि खुद शिंजो के पास 3 महीने बचे हुए हैं और वो इन 3 महीने में वो सभी काम करना चाहेगा जो वो कभी लाइफ में नहीं कर सकता है, जैसे कि वो अपने हर एक दुश्मन को पूरी तरह से बदनाम करेगा और वो अपने हर एक इंसान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा जो कि उसके खिलाफ खड़े होते हैं और वो हर रात लड़कियों के साथ क्लब में जाएगा। अब ऐसे जवाब के बाद तो नोयू के साथ साथ वहाँ पे खड़े हर कोई इंसान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और तब नोयू से कहते हैं कि क्या वो भूल गया है कि वो यहाँ पे इंटरव्यू दे रहा है, लेकिन यहाँ पे शिंजो अब रियली में उसे बता देता है कि उसके पास हकीकत में सिर्फ और सिर्फ 3 महीने ही बचे हुए हैं और उसे ब्रेन ट्यूमर है। अब यह सुनने के बाद तो नोयू कुछ समझ ही नहीं पाती है कि वो उसके सामने क्या कहे और वहीं पे हर कोई इंसान इसके बारे में सोचने लगता है कि आखिर शिंजो क्या कह रहा है और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।